हेलो स्टूडेंट्स, हम 13वां पार्ट हम बीमार क्यों होते हैं पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। आज हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये है आपका अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। जो सूक्ष्म जीव हमें बीमार करते हैं, जैसा हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि हमें बीमार करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं। ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। तो जो सूक्ष्म जीव हमें बीमार करते हैं, वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में किसी न किसी तरीके से एंटर कर जाते हैं। जो हमने पहले पढ़ा कि रोग फैलने के साधन कैसे होते हैं, जैसे हम दूषित पानी पी लेते हैं, दूषित भोजन खा लेते हैं, या दूषित वायु में, जिस वायु में आसपास कोई संक्रमित पेशेंट होता है, उसकी वजह से वायु के अंदर भी जो है वो वायरस, वो सूक्ष्म जीव जो है वो आ रखा, और उस वायु में श्वास लेते हैं तो वायु के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। हमारे शरीर में एंटर करने के बाद सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? हमारे शरीर में एंटर करने के बाद जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे स्पेसिफिक अंगों उत्तकों में जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव किसी पर्टिकुलर टाइप की कोशिका, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारे उत्तक, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। कोई एक पर्टिकुलर सूक्ष्म जीव जो है वो किसी एक पर्टिकुलर अंग या अंग तंत्र को इफेक्ट करता है, किसी एक पर्टिकुलर अंग तंत्र में जो है बीमारी उत्पन्न करता है। कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो मतलब जो अलग अलग सूक्ष्म जीव वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं। जैसे हवा से नाक में प्रवेश करें तो ये मोस्टली फेफड़ों में जाएंगे और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे श्वसन तंत्र को इन्फेक्ट करेंगे। जैसा आप आजकल कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं कि जो कोरोना वायरस कोविड-19 नाम की बीमारी है, ये कोरोना वायरस जो आदमी इन्फेक्टेड है उसके श्वास के द्वारा, वो अगर छींकता है, उसमें जो छींक की जो छींटें आती है वो आसपास की वायु में होती है, उसमें वो कोरोना वायरस पाया जाता है। और जो कोरोना वायरस जो आसपास की हवा में जब होता है और हम उस हवा में सांस लेते हैं, तो सांस के द्वारा उस वायु के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। तो वायु के साथ जब प्रवेश कर रहा है तो कहाँ जाएगा? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि हमारा श्वसन तंत्र जो है वो वायु को अंदर ले रहा है। तो वो हमारे किसको इफेक्ट करता है? सबसे पहले हमारे श्वसन तंत्र को इफेक्ट करता है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो हवा से नाक में प्रवेश करते हैं वो हमारे फेफड़ों में जाते हैं, हमारे श्वसन तंत्र को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे बैक्टीरिया से होने वाला क्षय रोग है। मुंह के द्वारा प्रवेश करे तो ये मोस्टली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र को इफेक्ट करेंगे। हमारे पाचन तंत्र हमारी आहार नाल में रहेंगे और वहाँ रोग उत्पन्न करेंगे, जैसे टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हैं। लीवर में जाएंगे, या फिर वो लीवर में जा सकते हैं जो मुंह से हम इंजेस्ट कर रहे हैं दूषित पानी या दूषित जल या दूषित भोजन के द्वारा, वो यकृत को, लीवर को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस जॉन्डिस पीलिया, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, वो होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे भी हैं जो जैसे कि HIV वायरस है, जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है लेकिन पूरे शरीर को इन्फेक्ट करता है। मतलब कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह से हमारे शरीर में एंटर ज़रूर करते हैं, लेकिन वो हमारे धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, हमारे पूरे शरीर को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे HIV वायरस है, जैसे मलेरिया है, जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है। वो मच्छर जब हमें काटता है, हमारे शरीर से रक्त चूसता है, तो रक्त में वो उस प्रोटोजोआ, जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, उसको इंजेक्ट कर देता है। मतलब वो प्रोटोजोआ हमारे रक्त में आ जाता है और रक्त से धीरे धीरे वो यकृत, लीवर में चला जाता है, और फिर हमारी रेड ब्लड सेल्स जो हैं, हमारी लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं, उनमें आ जाता है। तो मतलब जो कुछ सूक्ष्म जीव किसी एक पर्टिकुलर अंग सिस्टम, अंग तंत्र जिसको हम बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर उत्तक को इफेक्ट करता है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो किसी भी तरीके से हमारे शरीर में एंटर करने के बाद हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं। जैसे एक जापानी मस्तिष्क ज्वर, जापानी फीवर कहते हैं, जैसे ब्रेन फीवर है, जो वो वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है। लेकिन मच्छर काटता है तो हमारे रक्त में आता है, और रक्त से धीरे धीरे होकर के कहाँ पहुंच जाता है? हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और हमारे मस्तिष्क को संक्रमित करता है। तो ये अंग विशिष्ट और उत्तक विशिष्ट जो अभिव्यक्ति है, इसका मतलब होता है कि जो अंग विशिष्ट और उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति है, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो सूक्ष्म जीव है वो किसी एक पर्टिकुलर अंग, किसी विशिष्ट अंग या किसी उत्तक विशिष्ट के अंदर जाकर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और वहाँ बीमारी उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं उपचार के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। उपचार के नियम मतलब किसी भी बीमारी को ट्रीट कैसे किया जाए, तो उसके लिए 2 सिंपल से रूल हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर्स जो नॉर्मली अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो क्या है कि रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार, यानी कि सबसे पहले वो ट्रीटमेंट
चीज़ के लिए देता है डॉक्टर कि जो लक्षण हमारे शरीर में दिखाई दे रहे हैं रोग की वजह से, उन लक्षणों को कम किया जा सके। ठीक है। दूसरा है रोगाणु को मारने के लिए उपचार। दूसरा वो ट्रीटमेंट किसके लिए करता है, जो रोग के लक्षण, जो रोग हमें हुआ है, वो रोग जिस सूक्ष्म जीव की वजह से हुआ है उस सूक्ष्म जीव को मारने के लिए ट्रीटमेंट करता है। यानी कि वो दो तरीके की ट्रीटमेंट हमें एक साथ देता है। एक तो हमारे रोग के लक्षणों को कम करने के लिए, दूसरा उस रोगाणु को मारने के लिए जिसकी वजह से हमें रोग हुआ है। जैसे आपको फीवर हुआ होता है तो डॉक्टर आपको 2 दवाइयाँ देता है, एक बुखार कम करने की जैसे पैरासीटामोल वगैरह देता है, दूसरा आपको वो एक एंटीबायोटिक देता है। किस लिए कि एक जो बुखार कम करने की दवाई दी है वो बुखार किस वजह से हुआ है, वो किसी रोग की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। आपके शरीर में बैक्टीरिया या वायरस जो बैक्टीरिया एंटर कर गया है उसकी वजह से हमें बुखार आया। बुखार लक्षण है, बीमारी नहीं है। तो उस बीमारी, उस रोग की वजह से हमें बुखार एक लक्षण के तौर पर आया, तो उस लक्षण को कम करने के लिए उसने हमें बुखार कम करने की दवाई दी, पैरासीटामोल दी, और साथ में एक एंटीबायोटिक दी। वो एंटीबायोटिक किसने दी, हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव है, जो बैक्टीरिया एंटर कर गया, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। यानी कि जो ट्रीटमेंट है वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता है कि हमारे रोग के लक्षण जो है वो भी खत्म हो और रोग जो है, रोगाणु जिसकी वजह से रोग हो रहा है, वो रोगाणु भी खत्म हो, ताकि रोग जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो सके। जैसे इसमें आगे हम डिटेल में देखते हैं रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार। पहले दवाई रोग के लक्षण दूर और कम करने के लिए दी जाती है, जैसे बुखार, दर्द, दस्त जो कि रोग के लक्षण है, सबसे पहले उन्हें ठीक किया जाए। उसके बाद हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होगी। फिर रोगाणु को मारने के लिए उपचार है जो एंटीबायोटिक नॉर्मली देते हैं डॉक्टर्स, जैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीव के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं और जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं। जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक के उदाहरण है। आपने 8th क्लास में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में भी पढ़ा था इनके बारे में। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? सूक्ष्म जीव ही कुछ पर्टिकुलर रसायन जो है वो उत्पन्न करते हैं अपने आसपास के वातावरण में, ताकि उनके आसपास और अन्य सूक्ष्म जीव जो है वो न पनपे और उनकी ग्रोथ अच्छे से हो। तो ऐसे रसायनों को हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर सूक्ष्म जीव अपने आसपास रसायन छोड़ रहा है जिसकी वजह से और कोई सूक्ष्म जीव उसके आसपास पनप नहीं पा रहा है। तो हम उस रसायन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि उस रसायन को हम अपने शरीर में डालें, तो जो अन्य सूक्ष्म जीव उस रसायन की वजह से वहाँ पनप नहीं पा रहे थे वो हमारे शरीर में भी नहीं पनपेंगे। तो उन रसायनों को हम दवाई की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि जो अन्य सूक्ष्म जीव है उनको मारने के लिए हमारा जो दवाई है वो कामयाब हो। तो इस प्रकार की दवाइयाँ जो ऐसे रासायनिक पदार्थों से बनी उनको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। बहुत से जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देते हैं और जीवाणु मर जाता है। एंटीबायोटिक कैसे काम करते हैं कि वो जो कोशिका भित्ति बननी होती है बैक्टीरियाज के अंदर, जो उनको बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है और वो जीवित रहते हैं, तो एंटीबायोटिक उस कोशिका भित्ति को नहीं बनने देते, जिसकी वजह से वो जीवाणु जल्दी मर जाता है। पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीशीज़ में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है, इसलिए इन्हें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है? जैसे किसी एक एंटीबायोटिक को हम बहुत सारे जीवाणुओं के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे जीवाणुओं को पनपने से रोक देती है, उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। नॉर्मली हमें नॉर्मल जो अपनी बीमारियाँ हैं उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ही देता है डॉक्टर। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, निवारण के सिद्धांत, यानी रोगों के निवारण, रोग होने से रोकना। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि हो ही ना, हम ध्यान रखें, प्रिवेंटिव मेजर्स दें ताकि रोग हमारे शरीर में आए ही ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें जो भी विधियाँ हम अपनाते हैं उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक सामान्य विधियाँ, एक रोग विशिष्ट विधियाँ। सामान्य विधियाँ क्या है? सामान्य विधियाँ में आप खुद भी आप सोचेंगे कि आप रोगों से किस प्रकार बनेंगे। अपने आप पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, अपने आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रख करके, जिसको संक्रमित रोग है उससे दूरी बना करके, इस तरह की नॉर्मल प्रिकॉशंस लेकर के हम अपने आप को बीमारियों से, रोगों से बचा सकते हैं। जैसे कि रोगों का निवारण करने की सामान्य विधियों में क्या है? रोगी से दूर करना, यानी कि जिसे कोई रोग है जो संक्रामक रोग है, हम भी संक्रमित हो सकते हैं, ऐसे रोगियों से दूर रहें। वायु से फैलने वाले संक्रमण या रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि वायु के अंदर जो है भीड़ भाड़ वाले स्थानों में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी न किसी को इन्फेक्शन हो और वहाँ पर जो है वहाँ की आसपास की जो वायु है वो भी इन्फेक्टेड होगी, तो ऐसे में अगर हम वहाँ सांस लेंगे तो वो संक्रमण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। जैसे कोरोना वायरस के केस में भी यही रूल है। इसीलिए सरकार जो है वो चाह रही है कि सभी लोग एक दूसरे से दूर रहे, भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो वायरस है वो संक्रमित जो व्यक्ति है उससे आसपास की वायु में आ जाता है और उस वायु में जब हम श्वास लेते हैं तो वो हमारे शरीर
शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए भीड़ भाड़ से बचना, संक्रमित लोगों से दूर रहना, ये सबसे अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है। पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए पानी को हमेशा पीने से पहले अच्छे से उबालें, जिससे जो सूक्ष्म जीव उसके अंदर पानी में मौजूद होंगे वो मर जाएंगे। रोगवाहक सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोगों जैसे मलेरिया आदि से बचने के लिए अपने आसपास मच्छरों को नहीं पनपने देना चाहिए। इसके लिए मेजर जो हम ध्यान रखते हैं वो रखते हैं अपने आसपास के पर्यावरण वातावरण की सफाई। हमारे आसपास साफ सफाई रहेगी तो हम मक्खी मच्छर कम पनपेंगे, और मक्खी मच्छर कम पनपेंगे तो हैजा मलेरिया जैसी बीमारियां नहीं होंगी। इसके बाद आती है रोग विशिष्ट विधियाँ। इसमें आपकी 2 विधियाँ हम मेनली लेते हैं, ये है आपकी प्रतिरक्षाकरण और टीकाकरण। प्रतिरक्षाकरण क्या है? इम्यूनाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उनको रेगुलर इंटरवल पे इंजेक्शंस लगते हैं, मतलब 1 महीने पर, 2 महीने पर, 3 महीने पे, फिर 9 महीने पे, जैसे खसरा वगैरह का 9 महीने पे लगता है, तो रेगुलर इंटरवल पर लगता है। इसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर अब पहली बार अटैक करते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव है वो पहली बार हमारे शरीर में एंटर करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता मेंटेन करता है, वो रोगाणुओं के अगेंस्ट रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, और इसको पहचानता है कि कौन सा रोगाणु है, और फिर उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो है हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं बनती हैं जो उस रोगाणु से लड़ती हैं। वो कोशिकाएं उन पर्टिकुलर रोगाणुओं के अगेंस्ट जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं धीरे उस रोगाणु को नष्ट कर देती है, और उसके बाद वो हमारी शरीर में मेमोरी के तौर पर सुरक्षित मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाती है। तो जब दोबारा वही संक्रमण होता है, ठीक है, दोबारा वही संक्रमण होगा तो क्या है, हमारे शरीर में उस रोगाणु के खिलाफ पहले से ही कुछ कोशिकाएं बनी हुई थी जो हमारी मेमोरी में स्टोर थी, तो वो जो है पहले से बनी हुई है। उनका काम क्या होगा? बस कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाना, उस रोगाणु पे अटैक करना, उसको ख़त्म करना। तो पहले संक्रमण के मुकाबले दूसरे संक्रमण में हम उस रोग से जल्दी ही मुक्ति पा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में पहले से ही उस रोगाणु से लड़ने वाली कोशिकाएँ हैं। तो इसे प्रतिरक्षाकरण कहते हैं। दूसरा हमारा टीकाकरण, वैक्सीनेशन जिसे हम कहते हैं। टीकाकरण क्या होता है? टीकाकरण में जो पर्टिकुलर संक्रमण है, एक पर्टिकुलर संक्रमण हमारे शरीर में कराया जाता है डेड रूप में, मतलब एक तरह से कैमोफ्लाज जिसे हम कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, बहरूपिया आता है, आपके गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि बहरूपिया आता है। इस प्रकार से बहरूपिया सा होता है टीका जो है, वो जो इंजेक्शन देते हैं। क्या होता है इसमें कि जिस बीमारी के अगेंस्ट हम ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उस बीमारी के रोगाणुओं को मृत रूप में लेते हैं और उन्हें हमारे शरीर में इंजेक्ट करा देते हैं। जब वो हमारे शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो वो हमें रोग तो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उनके शरीर की जो प्रोटीन है उसे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, हमारा जो तंत्र है, वो उसे पहचान लेता है और उसके खिलाफ स्पेसिफिक कोशिकाएं बना देता है, और वो स्पेसिफिक कोशिकाएं उस पर अटैक करती है। लेकिन वो रोगाणु तो पहले से ही मरा हुआ है, इसलिए वो जाकर के हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमें लाइफ में जब भी कभी वो संक्रमण होगा, तो क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो कोशिकाएं पहले से बनी हुई हैं, इसलिए वो संक्रमण को जल्दी समाप्त कर देगी। तो टीकाकरण क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट हमें जो है वो वैक्सीन्स, टीका लगाया जाता है। इसके अंदर हम उसी रोगाणुओं की, जिस रोगाणु से हमें कोई रोग होना होता है, उसी रोगाणु को मृत रूप में लेकर के उसके खिलाफ अपने शरीर में जो है कोशिकाएं बनाते हैं, जिससे जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता है वो उस रोगाणु के अगेंस्ट ज़्यादा हो जाए, और जब भी हम उस रोगाणु के संपर्क में आए तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो जल्दी से उस रोगाणु को ख़त्म कर हमें उस बीमारी से बचा ले। तो इसे हम कहते हैं टीकाकरण। ठीक है, ये आपका पार्ट 13 जिस हम बीमार क्यों होते हैं, ये कंप्लीट हो गया है। इसके लास्ट में मैंने एक छोटी सी टेबल दी हुई है जिसमें कुछ सामान्य रोग हैं, जैसे कि मलेरिया, सूक्ष्म जीव, यानी कि जिस सूक्ष्म जीव से ये रोग हमें हो रहा है, ये किसकी वजह से होता है। एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, वाहक यानी कि रोग वाहक, किसके द्वारा ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर तक लाया जाता है। आपको पता है मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और वो मच्छर कौन सा है? मादा एनाफिलिस मच्छर। ये लास्ट में इसके लक्षण है, कपकपी, जवर, तेज बुखार आना। ठीक है, ये मलेरिया के लक्षण है। फिर दूसरी बीमारी है टाइफाइड एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसका वाहक कॉकरोच है। घर में बोलते हैं ना कॉकरोचेस वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉकरोचेस में टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है। कॉकरोच आपके खाने की प्लेट पर घूम कर गया, आपको पता भी नहीं चला, और जब आप उस
प्लेट में खाना खाने लगेंगे तो वो बैक्टीरिया टाइफाइड का आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और आपको टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, इसमें भी तेज बुखार है आता है आपको, लक्षण में आंतों में संक्रमण है। ठीक है, एड्स जो है इस वायरस की वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से होता है, या जैसे मैंने आपको इसके ऊपर छोटा सा ऊपर भी एक आर्टिकल दिया हुआ है कि ये लैंगिक संपर्क द्वारा और जो इन्फेक्टेड संक्रमित मरीज है उसके ब्लड के द्वारा जो है फैलता है। डेंगू वायरस के द्वारा होता है। ये इसका वाहक भी मच्छर है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, इसका वाहक भी क्या है, मच्छर है। ठीक है, इसमें इसके लक्षण क्या है, सिर दर्द और बुखार। वोम, ये आंतों में होता है। वोम कीड़े जो आपके कहते हैं ना पेट में कीड़े पड़ गए, आंतों में कीड़े आ जाते हैं, गोल कृमि, फीता कृमि जैसे कीड़े, तो ये उसकी वजह से होता है। इसके वाहक तो दूषित भोजन, दूषित जल है। कालाजार एक प्रोटोजोआ लेशमेनिया नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, उसके द्वारा होता है। ये एक प्रकार का दिमागी बुखार है। कृमि फिर से वही कीड़े आ गए आंतों में। एस्केरिस नाम का जो है एक फ्लैट वॉर्म होता है जो आंतों में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। ये इस कीड़े की वजह से होता है। इसमें भी पेट दर्द होता है आपको। सार्स भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, स्वाइन फ्लू जो है ये इसका मेजर रीजन जो सूअर का मांस खाते हैं ना, तो सूअर से फैलता है मेनली। बर्ड फ्लू पक्षियों से, मुर्गों से, इनसे फैलता है। ठीक है, इबोला वायरस, इबोला इसका वायरस को भी हम इबोला वायरस ही बोलते हैं। इबोला नाम की बीमारी जो है इबोला वायरस से होती है। इसमें भी मेनली बुखार ही आता है शरीर के अंदर। ठीक है, ये कुछ बीमारियां और इनके रोगाणु और इनके रोगवाहक और इनके लक्षण दिए हुए हैं। ठीक है, ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया है। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ के और अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।